हेलो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस किया था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, डाइसी का कंसेप्ट पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में जो भी मैंने इंट्रोडक्शन लिखी है, डाइसी का कंसेप्ट लिखा है, वो आपको यहाँ भी काम आएगा। आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ इन इंडिया के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ क्या है, क्या इंडिया में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और साथ में रूल ऑफ लॉ की मेरिट्स क्या है और साथ में डीमेरिट्स क्या है। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपके सेमेस्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है तो हमारी वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इससे पहले भी वीडियो बना दी है, काफी वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको बाकी वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो आज इसी साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात आती है कि क्या इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, क्या इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है, क्या आप बताइए इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। तो अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में भी आपको रूल ऑफ लॉ तो देखने को मिलता है। जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो रूल ऑफ लॉ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है। आप मेन मेन केसेस को देखो, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को देखते हैं, 1980 का केस है। वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वहीं जो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का बड़ा फेमस केस है, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसको कभी भी एबोलिश नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब वहां पे रूल ऑफ लॉ है। बच्चन सिंह वाले केस में भी यही बोला और इंदिरा गांधी नेहरू में भी यही बोला। तो इंडिया के संदर्भ में अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है प्रेम्बल। आपने लिखना है प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान की प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, अब जब आप उसको पढ़ते हैं उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी वर्ड यूज किए गए हैं, फॉर्मेलिटी वर्ड यूज किए गए हैं। जिसका मतलब क्या है, जो कि टोटली रिफ्लेक्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को। वो बताते हैं कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। चाहे जस्टिस वर्ड देख लो, लिबर्टी देख लो, इक्वलिटी देख लो, तो ये टोटली क्या करते हैं, ये रूल ऑफ लॉ की तरफ इशारा करते हैं। मतलब हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। इट सर्व्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोस्ट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ। इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। फिर प्रेम्बल के बाद आप आ जाएंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है जो आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है और वो कानून अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, लोगों के राइट्स के अगेंस्ट होता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो जो ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये भी इंडिया में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है। क्योंकि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है और वो किसी व्यक्ति के राइट्स को वायलेट करने वाला हो, रूल ऑफ लॉ को वायलेट करने वाला हो, तो पार्लियामेंट डायरेक्टली उसको अपने सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्टली खत्म कर देंगे। मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली खत्म कर देगा, मतलब कि देश में रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए जो एक आर्टिकल 13 ये बहुत बड़ा इशारा है जो बताता है हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। अगर आप अगला पॉइंट पढ़ते हैं वो है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। आपको पता है जो भारतीय संविधान है उसके अगर आप पार्ट 3 को देखते हो और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक देखते हो, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मौलिक अधिकार है वो है आर्टिकल 14, जो बेसिकली राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हर व्यक्ति लॉ के सामने बराबर है, लॉ हर व्यक्ति को बराबर प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये रूल ऑफ लॉ को इंडिया में दर्शा रहा है। Article Part 3 of the Constitution of India guarantee the fundamental rights. Article 14 of the Constitution of India embodies the rule of law by ensuring equality before law and equal protection of law to every person within the territory of India. मतलब इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है। तो अगर हम डाइसी का देखें मीनिंग, डाइसी ने भी यही बोला था रूल ऑफ लॉ का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 भी इक्वलिटी बिफोर लॉ दे रहा है, मतलब इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है। दूसरी तरफ आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम देता है, जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और स्वतंत्रता का अधिकार भी रूल ऑफ लॉ की तरफ ही इशारा करने वाला अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, वो है सुपरमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड
एंड ऑल द लॉज मस्ट कन्फर्म टू इट। हर लॉ को इस के अनुसार काम करना पड़ता है, भारतीय संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा है और भारतीय संविधान में ही हमें राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, मतलब हमें रूल ऑफ लॉ की तरफ इशारा किया गया है। देखो बी आर कपूर स्टेट ऑफ तमिलनाडु में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल ओवर ऑल द लॉ, द रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट इन आर्टिकल 13, 14, 15 और 32। आपको समझा रहा होगा, ये सभी जगह भी रूल ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट होता है। आगे बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने डायरेक्टली केस लिखना है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ केरला। ये कब का केस है, 1973 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़खानी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना था कि रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए पार्लियामेंट कभी भी इसको अमेंड या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट भी रूल ऑफ लॉ की तरफ इशारा करता है। लास्ट में आता है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। आपको पता ही है हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर काम नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। और यहाँ भी लगता है पता कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में है, क्योंकि जुडिशरी को पता अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लॉ बनाते हैं और वो किसी भी लॉ अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको जो है डायरेक्टली जुडिशरी जो है वाइड डिक्लेयर कर सकती है। तो जो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल, इसी वजह से वो उसको वाइड डिक्लेयर कर सकती है। और यही जो इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की, वो रूल ऑफ लॉ की तरफ इशारा करती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपने लिखने हैं, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। तो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की मेरिट्स की एंड डीमेरिट्स की। तो देखिए अगर मेरिट की जहां तक मैं बात करूं तो सबसे पहली मेरिट तो ये है कि रूल ऑफ लॉ ना लिमिट्स लगाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर पे, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी पावर का मिसयूज ना करे, अपनी पावर को आर्बिट्रेरी यूज ना करे, लिमिट में रहते ही काम करे, मतलब लॉफुली काम करे। एक तो ये फायदा हो गया रूल ऑफ लॉ का। दूसरा क्या फायदा है रूल ऑफ लॉ का, कि रूल ऑफ लॉ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, मेजर रोल प्ले किया है इन द ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ग्रो करने में रूल ऑफ लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका पार्ट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जो तीसरा इसका मेन मेरिट है वो ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है इट एक्ट एज ए स्केल फॉर टेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जो रूल ऑफ लॉ है इसे एक पैमाने की तरह यूज किया जाता है, स्केल की तरह, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या लॉफुल था, अनलॉफुल था, क्या आर्बिट्रेरी था या फिर आर्बिट्रेरी नहीं था। ये रूल ऑफ लॉ जो है इसे पैमाने की तरह यूज किया जा सकता है ये पता करने के लिए। तो तीनों इसकी मेरिट्स होगी। फिर डीमेरिट्स की बात करें, तीन ही डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले डीमेरिट ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, ये आज हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, ये तो उस टाइम पे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था जब इसको डाइसी ने दिया था। उस टाइम भी इसे पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारे इसमें वीकनेस निकाली गई, इसमें कमियां निकाली गई। तो आज हम कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं पुराने कंसेप्ट को, एक ये डीमेरिट है। दूसरी है कि जो रूल ऑफ लॉ डाइसी का ना, ये डिस्क्रिशनरी एंड आर्बिट्रेरी पावर में कोई डिफरेंस ही नहीं करता। डिस्क्रिशनरी पावर अलग होती है, आर्बिट्रेरी पावर अलग होती है। डिस्क्रिशनरी पावर जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को देना, लेकिन आर्बिट्रेरी पावर देना जरूरी नहीं है। लेकिन डाइसी ने अपने रूल ऑफ लॉ में इन पावर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं किया, ये भी एक बड़ी वीकनेस है। तीसरा क्या है जिसका जो डाइसी को क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये है कि वो ही मिसअंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच वाज एक्चुअली सक्सेसफुल इन फ्रांस। मैंने आपको कहा ना कि डाइसी क्या बोलते थे, फ्रांस में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है, या फिर दो दो वहां पे कोर्ट है, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ही नहीं, वहां पे सॉरी रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। लेकिन वहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां का जो सिस्टम है बड़ा अच्छा है, मैंने आपको पहले बताया। तो जो ये डाइसी थे ना, ये एक्चुअली मिसअंडरस्टूड रहे, वो एक्चुअली समझ नहीं पाए फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन को। वो बोलते हैं फ्रांस में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहां का सिस्टम सही नहीं है, लेकिन वहां का सिस्टम प्रॉपरली सक्सेसफुल है, तो इसलिए भी डाइसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है नोट्स प्रॉपर तरीके से मिले, आप अगर चाहते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर लेना है, देखो हमने इसके ऊपर ना रिवीजन सेशन बना दिया है। रिवीजन सेशन मतलब 4 घंटे में पूरा का पूरा सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बड़े अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप रिवीजन सेशन भी परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी एप्लीकेशन का लिंक दिया है,
अब ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाइए, स्पेसिफिक लो सब्जेक्ट्स होगा, वहां जाइए आप, वहां पे आप कोई भी सब्जेक्ट्स खेल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात छोड़िए, इसके सिवा बहुत सारे लेक्चर्स हमने बनाए हैं जो कि आपको डिटेल्ड भी मिलेंगे, डिटेल मतलब भी 25-30 घंटे वाले, शॉर्ट भी मिलेंगे मतलब 4-5 घंटे वाले। मतलब हमने हर एक लेक्चर वहां बनाया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने हैं वो भी आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली बाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चल रहा है पता, तो हमें मैसेज कीजिए आप, और वहां से हम लोग आपको अलाउ गाइड कर देंगे। बाकी जो कंक्लूजन होता है वो आपको जरूर क्वेश्चन में लिखना होता है लास्ट में। क्या कंक्लूजन लिखना है जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा आपको यही लिखना है सेम टू सेम, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन आप खुद करेंगे, अपने दिमाग से कंक्लूड करेंगे, तो आप अलग से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मैसेज है स्टूडेंट्स को, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और कोई भी हेल्प चाहिए तो लो विटामिन्स आपके साथ है। हमारा दूसरा चैनल जो है जिसका नाम है मुकेश मुनीश लो क्लासेस, हमने आपको बताया भी है मुकेश मुनीश लो क्लासेस के बारे में, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ये मैं नाम लिखा भी हुआ है, आप देखने के बाद, ये हमारे दूसरे चैनल का नाम, इसको भी आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पे हम बहुत सारे अच्छे लेक्चर डालते हैं, आगे भी डालते रहेंगे, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।